जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए हम लोग जनरल साइंस के आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 5। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे 5वीं क्लास की ओर। पहला सवाल है आज का कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होता है, यानी कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद धातु कौन सा है। तो यहाँ से 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें कि धातु को, तो यहाँ पे धातु अगर बात करें हम, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मरकरी। मरकरी को हम लोग क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। और इसका सूत्र अगर बात करें तो Hg है ना, Hg इस तरह से लिखा जाता है इसको, ये भी आपको याद रखने हैं। इसका अयस्क क्या होता है, इसका अयस्क होता है, उसको बोला जाता है सीने बार। क्या बोला जाता है, सीने बार, है ना, सीने बार, जिसका सूत्र होता है Hgs, है ना, Hgs से लिखा जाता है सीने बार, इसका जो वो अयस्क होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ चीज़ों को, है ना, तो धातुओं के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि धातुओं का राजा जो है वो किसे कहा जाता है, तो धातुओं का राजा जो है वो सोना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सोना को जो वो धातुओं का राजा भी कहा जाता है। सोना का 2 अयस्क होता है, एक होता है काल्वेराइट और एक होता है सिल्वेनाइट। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने, सोने के अयस्क के नाम से भी। अब बात करें अगर सीसा की, तो सीसा को पीबी, है ना, पीबी यानी लेड बोला जाता है। और इसका अयस्क का नाम क्या है, इसका अयस्क का नाम है गैलेना। क्या है, गैलेना इसका अयस्क का नाम है, जिसका सूत्र होता है PbS। फिर अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के बारे में आप सभी को पता है ना, इसके बारे में तो आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। इसका कुछ अयस्क के बारे में हम आपको बता देते हैं, जैसे एक पीली साल्ट पीटर है, उसके बाद है ट्रोना, बोरेक्स और साधारण नमक। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, इससे सवाल पूछे जाते हैं कई बार। और बोरेक्स, इसका भी कई बार सूत्र जो वो पूछा जाता है कि बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है, यहाँ से इसका भी सूत्र जो वो पूछा जाता है। तो याद रखेंगे Na2B4O7 10H2O, ये जो होता है वो बोरेक्स का सूत्र है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक आपका आखिरी बचा हुआ है लोहा। तो लोहा जिसको Fe से डिनोट किया जाता है, Fe से डिनोट किया जाता है ना। इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। अगर इसके अयस्क के बारे में हालांकि ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो आप याद रख सकते हैं। सीधे महल कैसी, है ना, सीधे से हो गया सीडेराइट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सीडेराइट। म से हो गया मैग्नेटाइट, म से हो गया मैग्नेटाइट, ह से हो गया हेमेटाइट, ल से हो गया लिमोनाइट, कैसे हो गया कैसे हो गया कैल्कोपायराइट, इसको बोला जाता है कैल्कोपायराइट। और सी से हो गया सीडेराइट। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने, यहाँ से इतने अयस्क जो वो लोहा के पूछे जाते हैं। ठीक है, लोहा में भी हेमेटाइट लोहा जो वो सबसे कह सकते हैं कि अच्छे में से माना जाता है। तो इसके बारे में भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्नों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो हार्ड पानी नरम पानी करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो हार्ड पानी यानी कठोर जल को नर्म जल बनाने का प्रयोग जो वो किया जाता है, उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होगा वाशिंग सोडा, है ना, वाशिंग सोडा के बारे में आपको पता होगा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट इसे हम लोग कहते हैं। इसको धोवन सोडा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, उपयोग कहाँ पे होता है सोडियम कार्बोनेट का या वाशिंग सोडा का, तो बता दें कि इसका निर्माण जो कह सकते हैं कि ग्लास जैसे निर्माण होता है, ग्लास निर्माण में प्रयोग किया जाता है, कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, धुलाई के लिए घरों में प्रयोग किया जाता है, और जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमने यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे हमने अस्थायी शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि पानी की कठोरता 2 तरह का होता है, एक होता है अस्थायी कठोरता और एक होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता की बात करें तो इसको हटाने के लिए कई सारे विधि का प्रयोग जो वो किया जाता है, जैसे वाशिंग सोडा के साथ उपचार किया जाता है, केल्गन के विधि के द्वारा इसे अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है, आयन विनिमय विधि है, सिंथेटिक रेजिन विधि है,
आदि कई नियमों से होता है। बता दें कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स की उपस्थिति के कारण से जो वो पानी की अस्थायी कठोरता जो वो दूर किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखनी है। और अस्थायी कठोरता की बात करें तो इसके लिए दो नियम आते हैं। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए दो नियम आपको याद रखने हैं। एक तो उसे उबाल कर सकते हैं, एक तो उसे उबाल कर, और दूसरा एक विधि का नाम है क्लार्क विधि। एक दूसरा नियम है क्लार्क विधि। क्या होता है क्लार्क का विधि? तो दरअसल होता क्या है ना कि चूने के पानी को जब कठोर पानी में मिलाया जाता है, कठोर जल में जब मिलाया जाता है, मान लेते हैं ये बर्तन है और इसमें से हमने क्या किया कि यहाँ पे पहले जल इस तरह से भरा हुआ था, है ना, इस तरह से जल भरा हुआ था। हमने क्या किया कि इसमें चूने के पानी को डाल दिया, और चूने के पानी को डालने के बाद में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो नीचे जम करके बैठ जाते हैं, और इस तरह से जो वो यहाँ से इसको जो वो निकाला जाता है। तो ये क्लार्क विधि कहलाता है। ये सारी बातें आपको याद रखने हैं इससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इथेन आणविक सूत्र C6H6 कितने कोवलेंट बॉन्ड रखता है? तो इथेन पहले तो आपको याद रखना है, इथेन का इसका सूत्र आपको याद रखना है। यह एल्केन ग्रुप का है। किसका है? एल्केन ग्रुप का यह जो वो है ना। एक होता है एल्केन, फिर होता है एक एल्कीन, और एक होता है एल्काइन, है ना। ये हेलोजन ग्रुप का, ये तीनों आपको याद रखने। एल्काइन, एल्केन का सूत्र भी कई बार पूछे जाते हैं, तो CnH2n +2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। तो यहाँ से सवाल जो वो कई बार पूछे जाते हैं, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखने हैं। एल्केन ग्रुप यानी CnH2n, जैसे अब देखिए यहाँ पे इथेन का सूत्र होता है C2H6। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, Cn के जगह पे 2 रखे तो C2 हो गया, और H2n तो 2 दूना 4 और 2 6 तो H6 हो गया। तो C2H6 जो है वो एथेन का फॉर्मूला होता है ना, एथेन का। अब इसको कैसे कोवलेंट बॉन्ड में हम इसको रख सकते हैं? तो 2 कार्बन होता है, इसमें से उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड जब लगाएंगे तो 1 2 3, है ना। देखिए इस तरह से इसका जो वो संरचनात्मक सूत्र अगर लिखना हो तो संरचनात्मक रूप से इस तरह से इसे हम दिखा सकते हैं। इसमें से अगर बात करें कि एक सहसंयोजक बंधन में 2 तत्वों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं या उसको साझा करना ही शामिल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ये आपको याद रखने, सहसंयोजक। जैसे एक 2 यहाँ पे कार्बन के बीच में है, 2 कार्बन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आप चाहें तो देखिए 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, है ना। एक इधर हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6। तो 6 तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, 6 है, और कार्बन के बीच में 1 है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा। तो कुल मिलाकर के जो वो 7 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि परमाणु संख्या 19 के साथ तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपने बचपन में ही सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकाला जाता है। हालांकि 19 यहाँ पे तत्व संख्या जो दे रखा है वो कौन सी परमाणु के बारे में बात कर रहा है? तो यहाँ पे पोटेशियम के बारे में बात किया जा रहा है। पोटेशियम जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19 इसका परमाणु संख्या होता है, और इसका द्रव्यमान लगभग देखा जाए तो 39 दशमलव कुछ होता है ना, 39.1 लगभग होता है इसका द्रव्यमान होता है, ठीक ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखने। साथ ही साथ इसको आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि इसको 4 वर्गों में बांटा गया है, किस तरह से? तो ये भी आपने पढ़ा होगा, 2, 8, 18 और 32, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। K, L, M और N, इस तरह से भी आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो हालांकि इसके बारे में पूरे डिटेल में बहुत ज़्यादा इसमें लंबा चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको लिख करके आपको एक अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखाना चाहें 19 का, तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s2 3s2 3p6 और 4s1। यहाँ पे जोड़ करके देखेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 और 1 19। तो इस तरह से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एस में अधिकतम जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं वो 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं 6, है ना, डी में इसी तरह से 10
और एफ में जो वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरह से इस आधार पे अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस तरह से होता है KLMN, तो पहले हम लोग देते हैं 2, जैसे 2 कंप्लीट हो जाएगा, 2 से अधिक होगा तो फिर हम लोग इसमें आते हैं 8, फिर इस तरह से 2 8 8 1, इस तरह से यहाँ पे इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य में गुर्दे किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मनुष्य में गुर्दे का जो वो किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो हालांकि यहाँ पे मल त्याग प्रणाली का भी एक हिस्सा है और साथ ही साथ रक्त शुद्धिकरण के लिए भी ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये बता दें कि मनुष्य के उत्सर्जी अंगों में अगर देखा जाए तो कुछ क्या क्या होते हैं। तो मनुष्य के उत्सर्जी अंगों में पहला होता है वृक्क, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। फिर आपका त्वचा आता है, जिसको हम लोग स्किन कहते हैं। तीसरा आपका आता है यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, है ना। और चौथा आपका आता है फेफड़ा। क्या आता है? फेफड़ा। ये 4 जो वो मनुष्य के उत्सर्जी अंगों में प्रमुख अंग माने जाते हैं। ये मनुष्य के उत्सर्जी अंगों में वृक्क यानी किडनी, त्वचा यानी स्किन, लीवर और लंग्स, जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं। तो मनुष्य और अन्य जो भी स्तनधारी है उन सभी में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो एक जोड़ा वृक्क है। ठीक है, जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो एक जोड़ा वृक्क है। नहीं बोलते हैं कि 2 किडनी है। कई बार कुछ लोग बोलते भी है कि एक किडनी बेच करके आईफोन खरीद सकते हैं क्या। यानी उनको पता है कि 2 किडनी है तो एक किडनी से काम चलाया जा सकता है ना। तो ये तो आपने पढ़ा होगा। किडनी का वजन अगर बात किया जाए मुख्य रूप में, किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन जो होता है वो 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम होता है किडनी का वजन। किडनी मुख्य रूप में 2 भाग होता है ना। किडनी का जो भाग होता है मुख्य रूप में 2 भागों में बटा होता है किडनी। इसका बाहरी भाग जो कहलाता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। और इसका जो भीतरी भाग होता है इसको कहा जाता है मेड्यूला। इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है मेड्यूला। इसका हिंदी भी यही लिखा जाता है, इसलिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश ना करेंगे, ठीक ना। इसको बाहरी भाग जो है वो इसका किडनी का बाहरी भाग है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और किडनी का भीतरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? तो ये मेड्यूला कहलाता है। अगर देखा जाए तो प्रत्येक वृक्क 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक वृक्क 1,30,00,000 1,30,00,000 है ना वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग एक नाम देते हैं। उसका नाम है नेफ्रॉन। उसको हम लोग क्या देते हैं? नाम नेफ्रॉन देते हैं। क्या है नेफ्रॉन? तो नेफ्रॉन ही जो है वो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। साथ ही साथ आपको याद रखना कि प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, जिसे एक नाम दिया गया है बोमेन संपुट। क्या दिया गया है? बोमेन संपुट कहते हैं, है ना। बोमेन संपुट के बारे में भी आपको याद रखना है। बोमेन संपुट पतली रुधिर कोशिकाओं का एक कोशिका गुच्छ पाया जाता है। अब 2 चीज़ यहाँ पे कंडीशन आता है। एक तो कोशिका गुच्छ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चौड़ी कोशिका, चौड़ी अभिवाही धमनिका, और दूसरा होता है पतली अपवाही धमनिका। जो चौड़ी अभिवाही धमनियाँ होता है, इसका काम क्या होता है? यह रुधिर को क्या करता है? यह रुधिर को क्या करता है कि कोशिकाओं तक, यह रुधिर को जो वो कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है। यह रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाने का काम करता है, पहला। और दूसरा क्या करता है? अब पतली अपवाही धमनिका जो होता है वो इसके द्वारा रक्त को जो वो कोशिका गुच्छ से वापस ले जाने का काम जो वो करता है। कोशिका गुच्छ से वापस जो वो लाने का काम ये करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर में वृक्क का प्रमुख काम क्या होता है, करता क्या है? तो वृक्क का जो प्रमुख कार्य होता है वो रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना, है ना। रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करने का काम जो वो किडनी का ही काम होता है। किडनी का ये प्रमुख कार्य होता है। इतना चीज़ें आपको याद रखना है। अगर बात करें कि किडनी, तो बता दें कि यह प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर, है ना, 125 मिली जो वो ब्लड जो वो क्या करता है? प्योरीफाई करता है। या तो फिर दिन भर में अगर बोला जाए तो लगभग 180 लीटर, दिन भर में 180 लीटर ब्लड को जो है वो फिल्ट्रेट करता है, यानी क्लियर करता है। और फिल्ट्रेट करके लगभग उसमें से 1.45 लीटर जो वो यूरिन बनाता है, जिसको हम लोग मूत्र कहते हैं, है ना। तो 1.45 लीटर जो वो पर डे यूरिन बनाता है। और यूरिन के बारे में तो आपको पता ही है,
एक किडनी से आपको और सवाल यहाँ पे वृक्क से याद रखने, वृक्क में जो पथरी बनता है उसे कैल्शियम ऑक्जिलेट कहा जाता है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, बस इतना सवाल यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि क्रोमोसोम किससे संबंधित है। क्रोमोसोम किससे संबंधित है, तो बता दें कि 1888 में वॉल्टेयर के द्वारा सबसे पहले इसका नाम जो वो क्रोमोसोम दिया गया था। किसके द्वारा? वॉल्टेयर के द्वारा, है ना, वॉल्टेयर के द्वारा इसका नाम जो वो दिया गया था क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है क्या, और साथ ही साथ एक चीज़ अगर और ध्यान से रखें तो वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से सबसे पहले 1902 ईस्वी में वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत को विकसित किया था सबसे पहले। तो दो नाम आपको याद रखना है, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। तो बोवेरी और सटन ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने 1902 ईस्वी में वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत को सबसे पहले विकसित किया था 1902 ईस्वी में। फिर 1888 में क्रोमोसोम का नामकरण जो वो कह सकते हैं कि पहले ही वाल्टेयर के द्वारा किया गया था। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। यह है क्या, किससे संबंधित है, तो वंशानुक्रम चरित्र का ट्रांसमिशन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथ ही साथ याद रखेंगे एक फैक्ट और, क्या 1956 ईस्वी में, लगभग 1956 ईस्वी में एक जाने माने कह सकते हैं कि व्यक्ति थे जिनका नाम था एस बेंजर। इन्होंने जीन की आधुनिक विचारधारा दी, जीन की इन्होंने आधुनिक विचारधारा दिया और उसमें से 3 इन्होंने नाम लिया। पहला बोला कि जीन के कार्य की इकाई जो है, जो कार्य की इकाई है उसको इन्होंने कहा सिस्ट्रोन। क्या कहा? इन्होंने कहा सिस्ट्रोन। और जो उत्परिवर्तन की इकाई, जीन के उत्परिवर्तन की इकाई जो इन्होंने कहा, जीन के उत्परिवर्तन की इकाई जो इन्होंने कहा उसका नाम दिया इन्होंने म्यूटोन। क्या दिया? इन्होंने दिया म्यूटोन। इसके अलावा इन्होंने जीन के संयोजन की इकाई, जीन के संयोजन की इकाई इन्होंने क्या कहा? इसका नाम दिया एक रेकोन। इसका नाम दिया रेकोन। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है कि जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है, तो सिस्ट्रोन। जीन के उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहा जाता है, तो म्यूटोन। और जीन के संयोजन की इकाई क्या कहा जाता है, तो उसे रेकोन कहा जाता है। और ये तीनों जो आधुनिक विचारधारा जीन का जो दिया था वो एस बेंजर के द्वारा 1956 ईस्वी में दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम किसने दिया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन जिसको हम कहते हैं, इसको जो वो फैराडे के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। वातावरण में अगर बात करें तो मुख्य रूप में इसमें तो जो देखने को मिलता है वो है नाइट्रोजन और दूसरा आपको मिलता है ऑक्सीजन। ये दो तत्व को मिला करके ही लगभग 99% जो वो अगर देखा जाए तो दोनों का प्रतिशत होता है। ठीक है, 78 पॉइंट लगभग देखा जाए तो 78.08% जो है वो लगभग नाइट्रोजन होता है और लगभग अगर देखा जाए तो 20.95% यानी लगभग 21% बोले तो ऑक्सीजन होता है। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो लगभग 99% तो यही दोनों मिल करके हो जाता है। फिर 0.93% जो होता है वो इसमें से आर्गन होता है। इसमें से आर्गन जो होता है वो 0.93% होता है और 0.03 पहले था लेकिन ये बढ़ करके 0.04 हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वो वातावरण में, ये सभी गैसों के बारे में आपको याद रखने हैं। तो ये सभी चीज़ों का प्रतिशत भी आपसे पूछे जा सकते हैं किसी का भी। नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का लगभग 21%, आर्गन का 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04%। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको याद रखने, यहाँ से कहीं से भी सवाल जो पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल माना जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सोलर एनर्जी यानी सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी क्या है। अब देखिए ऑप्शन दिया है कि विटामिन डी एक वसा घुलनशील विटामिन है या फिर जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन डी एक मैक्रो खनिज है या विटामिन डी एक अकार्बनिक यौगिक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो भी विटामिन होते हैं वो अकार्बनिक नहीं कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। जितने भी विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। हालांकि यह हमारे शरीर में कैलोरी तो नहीं बनाता है लेकिन शरीर के उपापचय में इसका योगदान जो वो काफ़ी अहम होता है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसे कई बार रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। इसे जो वो शरीर में
रक्षात्मक पदार्थ के रूप में भी कहा जाता है। विटामिन डी का कंसेप्ट सबसे पहले 1911 में फंक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1911 ईस्वी में। ये ईस्वी भी आपको याद रखने हैं। और फंक के द्वारा जो वो सबसे पहले विटामिन का कंसेप्ट यानी दिया गया था, यानी विटामिन की खोज जो वो सबसे पहले फंक के द्वारा किया गया था। आपको कमेंट करके बताना कि विटामिन डी की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर में विटामिन डी है किससे संबंधित, है ना। लेकिन उससे पहले हम दो चीज़ आपको बता दें कि वसा में घुलनशील कुछ विटामिन होते हैं और कुछ विटामिन जो वो जल में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन कौन विटामिन होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी जो वो पानी में घुलनशील यानी जल में घुलनशील विटामिन होता है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए, डी, ई, के, ये सभी विटामिन जो वो वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ये दोनों तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं विटामिन डी पे कि आखिर में विटामिन डी है क्या। तो विटामिन डी के बारे में आपको याद रखना है। विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल कहते हैं विटामिन डी को। इसका नाम आपको याद रखना है। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कैल्सीफेरोल। जबकि ई को, विटामिन ई को जो वो टोकोफेरोल कहा जाता है ना। तो कैल्सीफेरोल इसका नाम है। साथ ही साथ इससे होने वाले दो रोग आपको याद रखने। एक तो होता है इससे रिकेट्स, एक रोग होता है जिसका नाम है रिकेट्स, और दूसरा होता है, उसको कहा जाता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होने वाला रोग है, जबकि ओस्टियोमलेशिया जो होता है ये वृद्धों में होने वाला यानी बड़े बुजुर्गों में होने वाले रोग होते हैं, जिसको ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर में विटामिन डी का कुछ तो स्रोत होगा। अगर इन चीज़ों से हमको अगर अस्थायी रूप में निवारण पाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो विटामिन डी का कुछ प्रमुख स्रोतों में अगर बात करें तो मछलीकृत तेल होता है, दूध हो गया, अंडा हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कम से कम नहीं तो कम से कम दिन में कम से कम आधा घंटा भी, 10 मिनट भी, 20 मिनट भी सूर्य का प्रकाश जो वो शरीर में जरूर लेना चाहिए। इससे हमें जो वो बच्चों में भी कई बार देखते होंगे कि बच्चों को क्यों रोशनी में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में क्यों रखने के लिए सलाह दिया जाता है, ताकि उसकी हड्डियां जो वो मजबूत हो, है ना, उसको अधिक से अधिक कैल्शियम मिल सके और उनमें जो उनके हड्डियां जो है वो मजबूत हो सके। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इनके बारे में याद रखना है। तो विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो वो वसा में घुलनशील एक विटामिन है। तो इसका आंसर जो वो ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के ये सभी होता है। जबकि जल में घुलनशील दो आपको याद रखना है, बी और सी, है ना। बी और सी ये दो विटामिन जो वो जल में घुलनशील होता है। दोनों नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? अब यहाँ पे कुछ नाम दे रखें, केरोसिन, पानी, लोहा, लकड़ी। तो केरोसिन के अगर घनत्व के बारे में बात करें, ठीक है, तो केरोसिन का घनत्व होता है लगभग 0.78 से लेकर के लगभग 81 ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जबकि जल का अगर बात करें तो लगभग होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और लोहा का जो होता है वो कितना होता है? लोहा का अगर देखा जाए तो लगभग 7.87 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, ठीक ना, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप साफ यहाँ से, और लकड़ी का भी कम ही होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो होता है वो लोहा का होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहा का घनत्व जो वो सबसे अधिक है। अगला सवाल है कि प्राणी विज्ञान के पिता कौन है? प्राणी विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो बता दें कि प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ जूलॉजी जो होता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है वो अरस्तु को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, एक तो जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी ये दोनों नाम से जो वो अरस्तु को कहा जाता है। जबकि एक नाम आपको और याद रखने हैं, एक नाम और याद रखने हैं, फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है, इसका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस।
है ना, जिन्हें जो वो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान के पिता इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम, है ना, वनस्पति विज्ञान के ये जनक थे, इसलिए इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम जो वो पुस्तक का नाम था, जिसमें से इन्होंने लगभग 500 वृक्षों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में उसमें से जानकारी दिया है। ठीक उसी प्रकार से हिस्टोरिया प्लांटेरम इन्होंने लिखा था, तो ठीक उसी प्रकार से अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या था इसका नाम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। अब एनिमेलियम से समझ गए आपने, एनिमेलियम क्या हो गया, यानी इसमें से इन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया है इस पुस्तक में। हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग इन्होंने जो वो 500 जानवरों का, या कह सकते हैं कि 500 जंतुओं का वर्णन, जानवर नहीं 500 जंतुओं का वर्णन किया है इन्होंने इस पुस्तक में। ठीक है, तो ये भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि क्रोमोसोम किससे बना होता है। तो क्रोमोसोम जो बना होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए और प्रोटीन मिल करके जो वो बना हुआ होता है क्रोमोसोम। अगला सवाल है कि जीन्स शब्द को सबसे पहले किसने बनाया। तो जीन्स शब्द को किसने बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा जोहानसन। यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे, जोहानसन इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, जोहानसन। ठीक है, जोहानसन के द्वारा ही जीन्स शब्द को जो वो दिया गया था। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो याद रखेंगे जोहानसन के द्वारा ही सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जो वो किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि एड्स प्रभावित करता है। अगला सवाल है कि एड्स प्रभावित करता है। तो एड्स किसे प्रभावित करता है, तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को, जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, WBC कहते हैं। WBC क्या होता है, तो ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोग प्रतिरोधी क्षमताओं को बढ़ाता है। लेकिन ये क्या करता है ना कि सबसे पहले WBC को ही प्रभावित करना शुरुआत कर देता है, इसी को डैमेज करता है, जिसके कारण से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो वो प्रभावित होती है और उससे हमारा शरीर जो वो ग्रसित होता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसका भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी नाम याद रखें, वाइट ब्लड कार्पल्स, यहाँ पे भी सवाल जो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि अदरक क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि हल्दी और अदरक, है ना, हल्दी और अदरक ये दोनों जो होता है वो राइजोम कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे परकंद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे परकंद कहते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग परकंद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये हल्दी और अदरक ये दोनों जो है वो परकंद का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है। अब सवाल उठता है कि प्लाज्मा आखिर में होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, याद रखिएगा यह रक्त का एक अजीवित तरल भाग है। यह रक्त का यानी ब्लड का एक अजीवित तरल भाग है, जिसमें से ब्लड में अगर बात करें तो ब्लड में लगभग 60% जो वो प्लाज्मा होता है। ब्लड में लगभग 60% जो वो प्लाज्मा होता है। और अगर पूछे कि प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में लगभग अगर देखा जाए तो 90 से 92% जो होता है इसमें से वाटर होता है यानी जल होता है। लगभग इसमें देखा जाए तो 7% जो होता है इसमें से प्रोटीन होता है। 7% इसमें से प्रोटीन होता है। इसके अलावे आपको याद रखना है 0.9%, लगभग 0.9% जो है वो इसमें से लवण होता है। इसमें से लवण होता है 0.9 है, 9% नहीं, 0.9, ठीक ना, 0.9%। और लगभग देखा जाए तो 0.1% इसमें से ग्लूकोज होता है। 0.1% जो वो ग्लूकोज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। सवाल उठता है कि प्लाज्मा का कार्य क्या है। तो पचे हुए जो भी भोजन होते हैं और हार्मोन का शरीर में संवहन करना प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे कि पचे हुए जो भी भोजन होते हैं एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना यही प्लाज्मा का मुख्य कार्य में से शामिल किया जाता है। ये सभी कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सोना आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, आखिर में सोना को ही हम लोग अधिक आभूषण बनाने में प्रयोग क्यों करते हैं, कुछ तो इसका अर्थ होगा। तो सोना को समझने के पहले सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि प्राप्ति कैसे होता है सोना।
तो प्रकृति में सोना जो वो मुक्त अवस्था में और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ से भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है या संयुक्त मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वो सोना होता है। यह प्रायः जो वो क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। अगर देखा जाए तो विश्व में सोना जो वो मुख्य रूप में सबसे ज़्यादा तो चीन में पाया जाता है ना, चीन में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर अमेरिका यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में होता है, अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका आदि क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इंडिया में बात करें तो पूरे विश्व का लगभग 2% सोना जो वो भारत में पाया जाता है, लगभग 2%, बहुत कम मात्रा में, है ना, पूरे विश्व का। लेकिन आपको एक आंकड़ा आपको जान करके बड़ा ताजुब लगेगा कि पूरे भारत जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है। भले यहाँ पे उत्पादन कम होता है, उत्पादन सोना का मात्र 2% है ना, अगर उत्पादित अगर बात करें तो मात्र 2% होता है, लेकिन सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ा सोना का उपभोक्ता कौन सा देश है, तो वो हमारा भारत है। सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है, तो वो है भारत। यानी सबसे अधिक सोना खरीदारी करने वाला, उपयोग करने वाला, तो ये सभी देश जो में से भारत जो है वो शामिल है। सोने का निष्कर्षण बता दें कि मुख्य रूप में इसका अयस्क हमने पहले बता दिया कि कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ये दो इसका जो वो अयस्क है सोना का। क्या इसका भौतिक गुण क्या होता है? तो सबसे पहले तो यह एक बहुत कोमल होता है, आघातवर्ध होता है, तन्य होता है और चमकदार होता है, और पीले रंग की यह एक धातु है। साथ ही साथ इसकी खासियत यह है कि यह सबसे आघातवर्ध धातु है, यानी बहुत ज़्यादा लचीला होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है, और साथ ही साथ आपको याद रखना यह एक भारी धातु भी है, जिसका द्वारा अगर बात करें कि द्रवणांक, जिसको हम लोग गलनांक कहते हैं, क्वथनांक और विशिष्ट घनत्व, ये तीनों यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अगर पूछे कि इसका द्रवणांक कितना होता है, तो 1063 डिग्री सेल्सियस इसका जो वो द्रवणांक होता है। क्वथनांक की अगर बात करें तो 2600 डिग्री सेल्सियस जो वो इसका क्वथनांक होता है, और घनत्व की अगर बात करें तो 19.3 जो वो इसका घनत्व होता है। सोना के रासायनिक गुण भी कई सारे रासायनिक गुण होते हैं। अगर इसका उपयोग की बात करें, है ना, तो रासायनिक गुण थोड़ा सा बता देते हैं। सोना का रासायनिक गुण क्या होता है, इसके रासायनिक गुण की बात करें, है ना, इसके रासायनिक गुण भी आपको याद रखते हैं, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। पहला तो इसके बारे में याद रखेंगे कि यह जो वो वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। सोना जो है वो वायु से प्रतिक्रिया नहीं करता है। पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड में घुल करके यह पोटेशियम ऑरोसाइनाइड या तो फिर सोडियम ऑरोसाइनाइड बनाता है। यह क्षार के साथ में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, यह अम्लराज में घुल करके क्लोरोऑरिक अम्ल बनाता है। तो यह अम्लराज जिसको एक्वा रेजिया नाम से आप लोग जानते हैं, तो एक्वा रेजिया या तो फिर एक्वा रेजिया या अम्लराज में यह घुल जाता है ना, इसमें से घुलता है ये, और घुल करके ये क्लोरोऑरिक अम्ल बनाता है, क्लोरिक अम्ल बनाता है। सोना का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सोना का उपयोग तो आपको भली भांति पता है, आभूषण के निर्माण में करते हैं, सिक्कों के निर्माण में करते हैं, सोना के लवण फोटोग्राफी में काम आता है, विद्युत लेपन तथा स्वर्ण पत्र चढ़ाने में काम आता है, कई सारे उपयोग होते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे कि सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना को तो आप लोग तो अगर शुद्ध सोना को आभूषण बनाना चाहेंगे ना, तो वो नहीं बनेगा। अगर आभूषण बनाना है तो उसमें से कुछ तो मिलाना पड़ेगा, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है, इसलिए यह जिधर मन करेगा उधर मुड़ जाएगा, सिर्फ सोना रहेगा तो। इसलिए उसमें से थोड़ा उसको कह सकते हैं कि कठोर बनाने के लिए उसमें से क्या है कि तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। ठीक है। सोने की शुद्धता तो आपको पता ही है, 24 कैरेट नहीं बोलते हैं कि 100% शुद्ध सोना जो वो 24 कैरेट का सोना होता है, जबकि 22 कैरेट तो आपको पता ही है। अब कैरेट का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पे 24 कैरेट और 22 कैरेट आखिर में होता क्या है, या 20 कैरेट अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है इसका अर्थ? तो 24 कैरेट में क्या होता है ना कि 100% उसमें से सोना होता है। 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, इसमें 100% जो है वो सोना होता है, इसमें से कुछ भी मिलावटी नहीं होता है। जबकि 22 कैरेट का जो सोना होता है, 22 कैरेट का जो सोना होता है, इसमें से 22 कैरेट जो वो 22 भाग सोना होता है और 2 भाग जो होता है वो इसमें से तांबा मिला दिया जाता है, या अन्य जो भी कुछ पदार्थ जो वो इसमें से मिलाए जाते हैं, लेकिन तांबा ही मिलाया जाता है मुख्य रूप में।
फिर उसी प्रकार से 20 कैरेट अगर हो तो 20 कैरेट में 20 भाग सोना होता है और 4 जो बचा उसको क्या है, तांबा मिलाया जाता है उसमें से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुद्ध सोना का तो कभी आभूषण तो बनता नहीं है। तो इसलिए अगर कोई बोलता है कि हम आपको 24 कैरेट का आभूषण दे रहे हैं तो वो तो गलत बोल रहा है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोना कभी आभूषण जो वो 24 कैरेट का नहीं बन पाएगा, नहीं तो वो इतना लचीला होगा कि उसका आकृति या आकार ही नहीं दे पाएंगे हम लोग, इतना लचीला होता है वो। इसलिए उसमें से कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। सोने के यौगिक भी होते हैं जैसे ऑरिक क्लोराइड, इसका उपयोग बता दें कि सर्प विषरोधी सुई जो होता है, एंटीडोट फॉर स्नेक पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ऑरिक क्लोराइड का भी प्रयोग जो किया जाता है वो विषरोधी सुई जो बनाता है ना, सांप वगैरह काट लेता है, कोई विषैला चीज काट लेता है तो उसका उपयोग में एंटीडोट में काम करता है ऑरिक क्लोराइड का, जो कि सोने का ही यौगिक होता है। एक आपने रोल गोल्ड बड़ा नाम सुना होगा, रोल्ड गोल्ड, तो इसे सोना का कृत्रिम रूप कहा जाता है, यानी सोना जैसा दिखेगा लेकिन एक्चुअल में वो सोना होता नहीं है। उसमें मुख्य रूप में क्या होता है ना कि रोल्ड गोल्ड जो होता है, रोल्ड गोल्ड में अगर बात करें तो लगभग उसमें से 90% कॉपर होता है और 10% जो वो उसमें से अल्मोनियम होता है। ठीक है, ये जो वो रोल्ड गोल्ड का प्रतिशत मात्रा होता है, ये दोनों का मिश्रण ही मिलकर के और क्या बनाता है, रोल गोल्ड सोना जो है बनाता है, जो देखने में सोना के जैसा ही लगेगा। और इसका उपयोग मुख्य रूप में सस्ता आभूषण का निर्माण और ठगने के लिए काम किया जाता है कि आपको बोल देगा कि ये प्योर सोना है और प्योर सोना को बोल करके आपसे पैसा ठग लेगा। तो ये रोल गोल्ड का प्रयोग किया जाता है। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है। तो झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना जो कहा जाता है उसे आयरन पायराइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम लोग आयरन पायराइट्स कहते हैं। आयरन पायराइट्स कहते हैं, जिसे हम लोग झूठा सोना कहते हैं, है ना। झूठा सोना यानी फूल्स गोल्ड, जिसे हम लोग बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको और याद रखना है। उसके बाद स्वर्ण लेपन में जो पोटेशियम और साइनाइड का प्रयोग जो वो विद्युत अपघटय के रूप में होता है। जो सोने में लेपन आदि का प्रयोग किया जाता है वो पोटेशियम और साइनाइड का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघटय के रूप में। तो ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखने, यहाँ से कहीं से भी सवाल जो पूछा जा सकता है। तो सोना आभूषण बनाने के लिए प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह अनरिएक्टिव होता है, चमकीला होता है और मेलायबल मतलब क्या हुआ, यह आघातवर्ध होता है, काफ़ी तन्य होता है ना, काफ़ी तन्य होता है। ठीक है ना, ये सभी कंसेप्ट होते हैं। काफ़ी कोमल होता है, चमकीला होता है और रंग भी कई बार पूछ लेता है कि यह तो पीले रंग की धातु एक है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसका आंसर जो वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेशम किससे बनाया जाता है। रेशम किससे बनाया जाता है। अब रेशम बनाने की बात करें तो रेशम इसमें से वयस्क कीट से, लार्वा से और ककून ये सभी से जो वो बनाया जाता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन याद रखिएगा कि रेशम का सबसे जो उत्तम किस्म होता है ना, वो शहतूत के पत्तों में जो भी पलने वाले कीड़े होते हैं उसके लार्वा से बनाया जाता है। तो सबसे उत्तम किस्म का जो रेशम होता है वो शहतूत के पत्ते में। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे उत्तम किस्म का जो रेशम बनता है वो किससे बनता है। तो शहतूत के पत्तों में जो पलने वाले कीड़े होते हैं उसके लार्वा से बनाया जाता है। उसी को हम लोग सबसे प्योर कह सकते हैं कि रेशम के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ से इतने सारे प्रश्न के बारे में। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है कि इको किसकी वजह से होता है। इको किसके वजह से होता है। तो इको हम कहते किसे हैं। इको हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि। इसको हम लोग फिजिक्स में प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि होता क्या है, तो पहले हम बता दें कि जब कहता है कि जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या दीवार से टकरा करके इधर से गया और वो टकरा करके वापस आता है और उसी वापस आने की घटना को या टकरा करके परावर्तित होती है, तो इस परावर्तित ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं पे दीवार है और अगर एक बार आप चिल्लाएंगे तो वही आवाज़ जो वो रिफ्लेक्ट करके वापस मुड़ करके और फिर हमें सुनाई देता है गूंज करके। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। सवाल उठता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में
कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो बता दें कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति बोलने वाला है, एक व्यक्ति सुनने वाला है, तो ये दोनों के बीच में मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो बोलता है कि 17 मीटर जो वो न्यूनतम दूरी जो वो स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए, है ना, न्यूनतम दूरी जो होता है वो 17 मीटर जो है वो होता है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो इसमें से 16.6 मीटर होता है, तो इसकी दूरी होनी चाहिए। हमारे कानों में जब भी ध्वनि पड़ता है तो उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों में जो वो ध्वनि का प्रभाव जो वो रहता है। कहता है कि यदि ध्वनि तरंगे किसी दृढ़ सतह से टकराकर परावर्तित होती है तो ध्वनि की कला में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखना है और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक सुना ध्यान से। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको आने वाले समय पे यहाँ पे अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।